Yes, beta. Question number 1, beta. What was the focus of economic policy pursued by the colonial government in India? What were the impacts of these policies? तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाई बेटा ब्रिटिशर्स ने उसका इम्पैक्ट इंडिया पे एग्जैक्टली क्या रहा, उनका पर्पस क्या था, राइट बेटा? So the economic policies persuaded by या policies developed by British government in India was aimed at creating India as a supplier of Britain's growing industry. तो ना उन्होंने डबल अटैक किया. आई एम प्रीटी मच श्योर कि 9th स्टैंडर्ड में आपने ये पढ़ा था ऑलरेडी कि इंडिया से फार्मर्स जो थे बेटा उनसे रॉ मटेरियल परचेज किया एट चीपर रेट और अपने प्रोडक्ट्स बनाकर हमको ही बेचा एट हायर रेट्स. करेक्ट बेटा? सो द फर्स्ट आंसर इज द इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया was aimed at creating a supplier of Britain growing industry. Then the policies were targeted towards the development of Britain and boosting its economic status. India and its growth were completely ignored. Due to such policies, India became the supplier of raw material and a market for finished goods from Britain. The impact of such a policy of India are as follows. So there are multiple such impact. Point number 1 क्या है मेरे बच्चे? Indian economy witnessed a very low economic growth. एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेगेटिव इम्पैक्ट ये रहा बेटा कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम रही. इनफैक्ट इट वाज सो स्टडी जब हमने बोलना शुरू कर दिया कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर रही है, राइट बेटा, वो क्या हो गई है, स्टेबल हो गई है. सो वी गेव इट अ पर्टिकुलर वर्ड जो मैं आपको बताऊंगा बेटा आगे. तो इंडियन इकोनॉमी विटनेस अ वेरी लो इकोनॉमिक ग्रोथ. स्टडीज रिवील दैट इकोनॉमी वाज ग्रोइंग एट अ स्पीड ऑफ 2% ड्यूरिंग दी periods, correct बेटा, 1990 to 1950, राइट बेटा. द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज मोर इंटरेस्टिंग at maintaining and developing the economy of Britain. British rule ruined the agriculture sector, handicraft and transformed India into a supplier of raw material. करें बेटा. So अगर क्वेश्चन नंबर 1 आपको ऐसा आता है कि what was their aim, तो एम में उनका बड़ा क्लियर एम था, they really want to develop their economy. well, करेक्ट बेटा. उनकी इकोनॉमी कौन सी बेटा? ब्रिटेन इकोनॉमी. तो उन्होंने क्या करा बेटा? इंडिया को यूज किया एज अ सप्लायर रॉ मटेरियल और ब्रिटेन की इकोनॉमी को उससे बूस्ट किया. पॉइंट नंबर 1 हमें क्लियर है. पॉइंट नंबर 2 क्या बेटा? इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम वाज नॉट डेवलप्ड बिफोर इंडिपेंडेंस. इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम भी हमने उतना कोई इंडिपेंडेंस में डेवलप नहीं किया. इट वाज फॉलोइंग ओल्ड टेक्निक्स एंड इट वाज मेजरली अफेक्टेड बाय कॉलोनियल रूल व्हेन द फार्मर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप. 2 पॉइंट हमें क्लियर हुए. पॉइंट नंबर 1 क्या बेटा? पहली बात तो देयर एम वाज टू क्रिएट ब्रिटेन्स इकोनॉमी एंड यूज इंडिया एज अ सप्लायर ऑफ देयर रॉ मटेरियल. कर बेटा. उसमें भी पॉइंट नंबर 1 हमने क्या कंसीडर किया बेटा कि हमने ऑब्जर्व किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी सिर्फ कितनी हुई? 2%. कितनी हुई बेटा? 2%. पॉइंट नंबर 2 हमने ऑब्जर्व किया कि इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम क्या हुआ बेटा? वो भी बहुत स्ट्रिक्टली ग्रो किया, राइट बेटा. उसमें भी बहुत अच्छा काम नहीं हो पाया, राइट बेटा. अरे यार क्यों हो रहा है यार ये? अरे नहीं होता यार इतने आसानी से. डिस्टर्ब हो रही है यार क्लास ना, मजा आता पढ़ाने में. अब कुछ स्टेबल हुआ मेरे ख्याल से, है ना. ओके. सो पॉइंट नंबर 2 क्या बेटा? पॉइंट नंबर 1 था मेरे बच्चे स्पीडी ग्रोथ हमने देखा बेटा, मतलब वो बहुत लाइक स्पीड पे ग्रोथ हमने देखा 2% पे, राइट बेटा. पॉइंट नंबर 2 हमने क्या देखा कि उन्होंने एग्रीकल्चर में कोई बहुत डेवलपमेंट नहीं किया. इंडियन agriculture system was not developed before independence. It was following old techniques and it was majorly affected by colonial rule when the farmers were instructed to grow commercial crops. So before it was cash crops. I am pretty much sure कि आपने नाम सुना होगा subsistence farming, and then they forced them to grow what बेटा? commercial crops. commercial crop में majorly कौन बेटा? जूट. मेजरली क्या बेटा? जूट एंड इंडिगो. करे बेटा. कॉटन, जूट और इंडिगो. सो दैट दे कैन मेक गुड इनकम आउट ऑफ इट, राइट बेटा. पॉइंट नंबर 2. तो उन्होंने क्या क्या डिस्ट्रॉय किया? पहला डिस्ट्रॉय किया बेटा इकोनॉमी. इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो कितना हो गया डिस्ट्रॉय होने के बाद? जस्ट 2%. जस्ट 2%. दूसरा डिस्ट्रॉय किया उन्होंने क्या बेटा? एग्रीकल्चर. क्या मेरे बच्चे? और एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ है वो कैसे रुका? क्योंकि पहले कैश क्रॉप्स थी, बाद में क्या बना दी उसको बेटा? कमर्शियल क्रॉप्स. पॉइंट नंबर 1 क्लियर है. पॉइंट नंबर 2 क्लियर है. अच्छा क्वेश्चन आया तो पहला आंसर क्या लिखोगे बेटा? सो क्वेश्चन है क्या फोकस था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कर बेटा इंडियन पॉलिसी बनाते हुए? देयर फोकस वाज ऑन डेवलपिंग देयर ऑन इकोनॉमी एंड यूजिंग इंडिया एज द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल. कितने बच्चों क्लियर बेटा? इस कर बेटा. जिसमें पॉइंट नंबर 1 हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुई सिर्फ 2%. पॉइंट नंबर 2 हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चर को डिस्ट्रॉय किया. कैसे डिस्ट्रॉय किया? बाय फोर्सिंग अस टू ग्रो व्हाट क्रॉप्स बेटा? कमर्शियल क्रॉप्स. Though before we were in what beta? Cash crops. Before that the farming was subsistence farming and then बाद में क्या होगा बेटा? Commercial farming. Although later on हमको ये positive भी लगा, but as of now it is a negative impact, right बेटा. Point number 3. Point number 3. The British have programmed systematic industrialization. करे बेटा. उन्होंने क्या करा बेटा? Systematic तरीके से de-industrialization किया by leading to the downfall of handicraft industry with lack of investment. Other industries also failed to develop, imposing heavy export tariffs on Indian-made goods led to a decrease in demand. In the international market that ultimately led to a collapse of the handicraft. क्या हो रहा है बेटा ये? तो exactly इंडिया की ना बहुत सारे ऐसे handicraft प्रोडक्ट जिसकी वर्ल्ड में बहुत डिमांड थी
एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारा एक्सपोर्ट बहुत बड़ा था, राइट बेटा। अब ब्रिटिशर्स को रियलाइज हुआ कि अगर ऐसा एक्सपोर्ट इनका रहा तो ये पावर बन जाएंगे और हमें तो इनको सप्रेस करना है, राइट। तो हमने क्या करा, हमने उनके एक्सपोर्ट पर, मतलब ब्रिटिशर्स होकर इंडियन एक्सपोर्ट्स पर बहुत सारे टैरिफ लगा दिए। क्या लगा दिया बेटा? जिससे अल्टीमेटली उनका एक्सपोर्ट क्या हो जाए बेटा? डी प्रमोट हो जाए, राइट बेटा। जिससे धीरे धीरे क्या हुई बेटा? इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो गई। 3 पॉइंट हमें क्लियर हुए। एम वॉज टू क्रिएट ब्रिटेन्स इकोनॉमी by using Indian economy as a supplier of their raw material. Point number 1, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रोथ हुआ सिर्फ 2%. If you will be writing all 4 points ना and बाकी सब बकवास, then only your answer will be good. ठीक है, तब भी आपका आंसर, then also your answer will be great. करेक्ट बेटा। कैसे? Point number 1, aim was to transform their Britain's economy using India as the supplier. फर्स्ट क्लियर बेटा। पॉइंट नंबर 1 इसके अंदर क्या आएगा बेटा? जिसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन हो गया, कितना हो गया? 2%। करे बेटा, मतलब इतना स्लो हो गया कि हमने बोलना शुरू कर दिया कि इकोनॉमी बहुत राइज ही नहीं कर रही है, चेंज ही नहीं कर रही, राइट बेटा, स्टेबल हो गई है। फॉर दैट वी हैव ए स्पेसिफिक वर्ड जो एंड में हम समझेंगे, राइट बेटा। देन पॉइंट नंबर 2 हमने क्या पढ़ा बेटा? दे चेंज आवर एग्रीकल्चर सिस्टम ऑल्सो। एग्रीकल्चर में उन्होंने क्या चेंज कर बेटा? सो बिफोर इट वाज कैश क्रॉप्स, नाउ इट इज कमर्शियल क्रॉप। कितने बच्चों को क्लियर बेटा? इस रन कर बेटा। पॉइंट नंबर 3 हमने बोला कि उन्होंने सिस्टमैटिकली डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया बाय इंपोजिंग व्हाट? हेवी टैरिफ्स ऑन एक्सपोर्ट्स। हमारा एक्सपोर्ट्स ही फेमस था, कर बेटा, हमारे एक्सपोर्ट्स अच्छे थे बेटा हैंडीक्राफ्ट के, उसको जहां टैक्स लगा दिए, उससे क्या हुआ? इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लॉप हो गई, राइट बेटा। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। पॉइंट नंबर 4 बेटा, the money that Indian goods earned from foreign trade was not invested in the Indian economy. In fact उस पैसे को उन्होंने अपने खुद के पर्सनल चीजों में इन्वेस्ट कर दिया। कैसे इन्वेस्ट कर दिया? उसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। आई एम श्योर कुछ चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन आपने पढ़ा, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ। सो द कंप्लीट वन क्वेश्चन, लेट्स से ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आ जाए, राइट बेटा, लेट्स मैनिफेस्ट के क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाए। सो मेन फोकस ऑफ ब्रिटिशर्स क्या था इंडिया पे, उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है सर, आप तो ठीक चल रहा है ना। मेन फोकस क्या था उसके बारे में बात हो रही है। सो देयर मेन एम वाज टू ट्रांसफॉर्म देयर ब्रिटिश इकोनॉमी बाय यूजिंग इंडिया एज द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ व्हाट बेटा? नो मटेरियल। पॉइंट 1 क्लियर है। उसके इंपैक्ट क्या है? इंपैक्ट नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी का रेट स्लो डाउन हो गया, कितना हो गया? 2%। करे बेटा। इंपैक्ट नंबर 2, हमारा एग्रीकल्चर कैश क्रॉप से कहां चला गया? कमर्शियल क्रॉप। इंपैक्ट नंबर 3, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या हुआ बेटा? डी। अच्छा, ऐसा नहीं कि अपने आप हो गया, सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया, करे बेटा, विद अ प्लान। करे बेटा, विद अ प्लान। क्या प्लान था बेटा? सो दे डिस्ट्रॉयड आवर इकोनॉमी। कैसे बेटा? बाय imposing more tariffs. कौन से टैरिफ्स बेटा? एक्सपोर्ट टैरिफ, राइट बेटा। बहुत सारे टाइप लगा के, राइट बेटा। पॉइंट नंबर 4 क्या है बताओ, है ना? क्या हुआ मेरे बच्चे? यस बेटा। सो दे यूज्ड आवर एक्सपोर्ट वाली मनी जो हमने कमाया था, सरप्लस, राइट बेटा, इन देयर ऑन वे, वो उसको इंडिया में री इन्वेस्ट नहीं किया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे बच्चों जल्दी फटाफट चाहो। नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम। तो बहुत सिंपल समझ, दादाभाई नौरोजी, आर.सी. देसाई, वी.के.वी. राव, विलियम डिग्बी और फिनले शिराज। करेक्ट बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आसान क्वेश्चन है। व्हाट वर द मेन फोकस ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चर स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड? रीजन फॉर स्टैग्नेशन पूछ रहा है वो। स्टैग्नेशन बोले तो क्या होता है? सो आई जस्ट गेव यू दिस आइडिया कि मैं एक वर्ड आपको दूंगा, अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करती है या बहुत स्लो ग्रो करती है, नेग्लिजिबल ग्रोथ करती है, तो हम बोलते हैं स्टैग्नेंट इकोनॉमी। क्या बोलते हैं बेटा? स्टैग्नेंट। तो 2% ग्रोथ जो है उसके बाद भी हमने इकोनॉमी को फीचर किया है स्टैग्नेंट इकोनॉमी, है ना। इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने लिख दिया कि इकोनॉमी क्या हो गई बेटा? स्टैग्नेंट। क्या हो गई मेरे बच्चे? अब वो पूछ रहा है कि इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई, लास्ट क्वेश्चन हमने समझ लिया। नया क्वेश्चन क्या है बेटा? एग्रीकल्चर के स्टैग्नेशन के रीजन क्या है? सो रीजन फॉर स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आर, पॉइंट नंबर 1, द ब्रिटिशर हैव इंट्रोड्यूस्ड द लैंड रेवेन्यू सिस्टम in 1973. As per this system, zamindars needed to pay a high amount of revenue to the British government and the source of revenue collection was from the peasants. कर बेटा, अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो लग रही नहीं है अभी तक, राइट? पीजेंट से पैसा कमाना है और पीजेंट से पैसा कमा के किसको देना बेटा? ब्रिटिशर्स को। पहले किसको? जमींदार्स को। जमींदार किसको देंगे बेटा? ब्रिटिशर्स को। बट प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, यहाँ तक तो सब सही लग रहा है सुनने में, राइट? प्रॉब्लम यहाँ पे है, द जमींदार डिड नॉट लुक आफ्टर इंप्रूविंग द लैंड प्रोडक्टिविटी। उन्होंने कहा बस पैसा दो, लैंड प्रोडक्टिविटी है कि नहीं है ये नहीं देखेंगे, राइट बेटा, विच रिजल्टेड इन लो एग्रीकल्चर ग्रोथ। अब लो एग्रीकल्चर ग्रोथ का मतलब पैसा कमाया फार्मर के पास, राइट बेटा। क्या होगा बेटा? लो एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड सब्सिक्वेंटली मेड द लाइफ ऑफ पीजेंट्स वर्स। करेक्ट बेटा। अब वो कह रहा है कि पीजेंट्स को लगा कि इतना पैसा हम कमाएंगे नहीं, टैक्स देंगे, तो बाय डिफॉल्ट उस बिजनेस को लेके वो लोग क्या होगा? डिस्करेज। क्या होगा बेटा? डिस्करेज। क्या क्या रीजन से स्टैग्नेशन के इन एग्रीकल्चर? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े हम, मैं 2 विलियम डिग्बी कंसिडर नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 मेजरली क्या है? स्टैग्नेशन के रीजंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर।
उससे पहले हमने क्या पढ़ा, ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज का मेन फोकस, राइट बेटा। अब हम पढ़े हैं वाई एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट हुआ, राइट बेटा। पॉइंट नंबर 1, क्योंकि हमने ज्यादा टैक्सेस लेने के चक्कर में फार्मर्स को फोर्स किया, उनके पास उतना पैसा नहीं था तो वो बिजनेस से भागने लग गए, राइट बेटा, और बिजनेस डिस्करेज हो गया। क्लियर है बेटा पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बेटा, इंडियन फार्मर्स वर ग्रोइंग फूड क्रॉप्स। हम सबको पता है कि पहले वो क्या बनाते बेटा, फूड क्रॉप्स फॉर देयर ऑन कंजप्शन which is known as what beta, subsistence farming, right beta. The British government is forcing Indian farmer to grow what beta, commercial crops like indigo for the British product, right beta, which lead to agriculture turning commercial and cause a shortage of food grains. Then we have lack of irrigation facilities. कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ये तीनों एग्जैक्ट सेम पॉइंट लिख के आ गए, योर आंसर विल बी टोटली करेक्ट, राइट बेटा। 3 पॉइंट्स कौन सा हमने कंसिडर किया? पॉइंट नंबर 1, land revenue system in 1973 which forced peasantry class to pay heavy taxes, कर बेटा 1793, हाँ है ना 1793, कर बेटा, which pay peasantry class to pay heavy taxes, कर बेटा। पॉइंट नंबर क्लियर है। पॉइंट नंबर 2, before they were growing what बेटा, cash crops or food crops, then they forced them to grow what बेटा, commercial crops, कर बेटा। by default ultimately वो this class को, राइट बेटा। पॉइंट नंबर 3 जल्दी बताओ फटाफट से, लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज। क्लियर है बेटा, 2 क्वेश्चन वो क्लियर होगा बेटा। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो भी क्लियर है, राइट बेटा। आप क्वेश्चन लिखते रहोगे साथ साथ, लिखते रहो साथ साथ, क्वेश्चन लिखो बस, राइट बेटा, सो दैट बाद में हम उसको पॉइंट्स बना पाए। सिर्फ क्वेश्चन लिखो। सिर्फ क्वेश्चन लिखो बेटा, नहीं बेटा, सिर्फ क्वेश्चन लिखो मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, नेम सम। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 लिखना बेटा, 2 मेरे लिए मैटर नहीं करता, राइट बेटा। 2 आएगा 1 मार्कर में। 1 और 3 कौन सा बेटा? पहला था, फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, राइट बेटा, एंड देयर इंपैक्ट्स, राइट बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 था मेरे बच्चे, रीजंस फॉर स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अगर सारे चैप्टर के क्वेश्चन आपने कर लिए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यस करेक्ट बेटा। फॉर दैट वी नीड टू डिवोट मच ऑफ द टाइम। सारे तो हो नहीं पाएंगे क्लास में, नहीं है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज व्हिच वर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे कोई नोटेबल नेम। 2 क्वेश्चन लिख लिए बेटा आपने। क्वेश्चन 1 कौन सा बेटा? क्वेश्चन 1 अनुष्का, what were the main focus of British government in India and their impacts, right बेटा, या what were the policy, है ना, and their impacts। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 प्रणव मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं ना, तो क्या पूछ रहा है उससे, क्यों बात कर रहा है तू? भाई साहब कॉपी तो घर से लाता रहा इंसान। What was the main focus, करे बेटा, what was the main and their impacts। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी बताओ क्या था बेटा? स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर, रीजंस फॉर स्टैग्नेशन ऑफ, करे बेटा। आप पूरा आंसर नहीं लिखोगे, राइट, आप सिर्फ क्या करोगे, फ्लो चार्ट फॉर्मेट में पॉइंट बना लोगे। तो मुझे आंसर नंबर 1 याद हो गया, देयर मेन एम वाज टू ट्रांसफॉर्म ब्रिटेन्स इकोनॉमी बाय यूजिंग इंडिया एज द सप्लायर ऑफ देयर रॉ मटेरियल। करे बेटा, क्लियर है कि नहीं है? फर्स्ट क्लियर है। इसके 3-4 इंपैक्ट भी याद हो गए। पहले इकोनॉमी का स्टैग्नेंट होना, 2% पे ग्रोथ होना, फिर एग्रीकल्चर का खराब होना, फिर उसके बाद टैरिफ लगने की वजह से हैंडीक्राफ्ट डूबना, और लास्ट में हमारे पैसे उड़ा के ले जाना। मुझे 4 पॉइंट याद हो गए मोटा मोटा, राइट बेटा, 4 पॉइंट याद हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, जो 3 था वो जो 2 लिया हमने। स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर रीजन क्या है बेटा? तो रीजन ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर है पॉइंट नंबर 1 लैंड रेवेन्यू सिस्टम। पॉइंट नंबर 2 बेटा हमने कमर्शियल क्रॉप पे बहुत फोकस कर लिया, और लास्ट में है ना इरिगेशन फैसिलिटीज। क्लियर है कि नहीं बेटा? ऑल दोस क्वेश्चंस आर क्लियर? यस बेटा। सो नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्री व्हिच वर इन ऑपरेशन इन आवर कंट्री एट द टाइम ऑफ व्हाट बेटा? इंडिपेंडेंस। So India witnessed a growth of some industries before independence, the most prominent of which is Tata Iron and Steel Company। आजकल एक कंपनी की ना बहुत पीआर हो रही है, आई डोंट नो आप जानते कि नहीं जानते, पर वो बड़ी कंपनी है, उनके बड़े परिवार की बड़े बच्चे की शादी है, राइट, और बिहाना है, सब जान गए, राइट बेटा। अनंत की शादी है, मे बी, आई एम श्योर, है ना, मेरे को बुलाया था पर एग्जाम चल रहे हैं। यस, तो अनंत की शादी है, एंड वी ऑल आर वेरी श्योर अबाउट दिस कि वो
तो उनको ना शादी एक इवेंट की तरह मिली, राइट। अब वो क्या करते हैं ना, वो लोग वैसे तो सोशली बहुत एक्टिव नहीं रहते, तो उनको रियलाइज होता है कि जब शादी कम से कम तब तो मैक्सिमम पीआर हो जाए। क्या हो जाए मैक्सिमम? आप देखोगे हर पर्टिकुलर पेज पे दे आर शोइंग अ वीडियो, है ना, कभी हाथी की वीडियो, कभी हाथी के बेटे की वीडियो, कभी कभी उसके बच्चे की वीडियो। कर बेटा मतलब दे आर एवरीवेयर। कर बेटा रिहाना के नाचते हुए, जानवी के साथ नाचते हुए, इधर उधर ऐसा वैसा। कर बेटा देखिए इसका मतलब। कर बेटा द मोस्ट ब्यूटीफुल वीडियो इज, पुरानी एक शादी की वीडियो है, उनके घर में एक बेटी की शादी पहले भी हो चुकी है, वो मोस्ट ब्यूटीफुल वीडियो है, मुझे उससे ब्यूटीफुल वीडियो नहीं मिली आज तक कभी, राइट। अनंत इज डांसिंग इन फ्रंट, सलमान इज डांसिंग इन बैकड्रॉप में नाच रहा है बेचारा। तो इतना बड़ मतलब पैसा इज एवरीथिंग। करे बेटा करेक्ट है, और वो भी शाहरुख खान के गाने पे, मतलब ये भी एक फन है कि, है ना, उसको बुला के उस पर नचा दिया। करेक्ट बेटा, तो पैसे ये क्या कर सकते हैं, राइट। और दे ऑल आर, मतलब रणवीर सिंह की मैंने एक वीडियो देखी है उसी पर्टिकुलर सीन में कि वो शादी में कहीं भी खड़ा होकर बातें कर रहा है, उसको कोई नहीं मिल रहा कि भाई तू छोटा आदमी है या बहुत बड़े बड़े आदमी है, भाग यहाँ से। उसमें बिल गेट्स भी आ रहा है। कर बेटा मोदी अंकल तो 3-4 दिन के लिए गए होंगे, बेटे की हल्दी, बेटे की शादी, है ना, बेटे का ये बेटे का वो, मोदी अंकल 3-4 दिन के लिए, अमित शाह तो वहीं रहता होगा गेट पर ही, आइए। करेक्ट। तो इस टाइप के इंडस्ट्रीज है। बट आपको पता है कि रिलायंस इतना बड़ा बन कैसे पाया? मतलब वी ऑल एज्यूम टू बिकम दिस लार्ज, है ना, वी ऑल वांट टू बिकम दिस लार्ज, पर इतना बड़ा बनने का ना राइट टाइम नहीं है हमारे पास अब। क्यों नहीं है? बिकॉज इन एवरी पॉसिबल बिजनेस देयर इज लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, राइट बेटा। मतलब नेल आर्ट करने जाओगे ना, तो पहले एक नेल आर्ट वाले यहाँ पे खुले थे कोई, तो मैं जानता था, उनको लगा शुरू में कि ये बहुत पैसे कमाएंगे, बट देन मेरे को आंखें झपकने का टाइम भी नहीं मिला, जितनी देर में बहुत सारे खुल गए। मैंने रियलाइज की यार जरा सा कोई इंडस्ट्री बूम पे आता है तो लोग पागलों की तरह उस इंडस्ट्री की तरफ भाग ले जाते हैं, राइट बेटा। एक जिम का ट्रेंड आया था इंडिया में तो दूर की बात हो गई, इजली में आया था। तो एक का जिम का ट्रेंड आया था, एक जिम फेमस हुआ था बॉडी मैकेनिक्स, आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप सब नाम जानते हैं, राइट बेटा। एंड देन इट बिकम्स ह्यूज, मतलब 1, 2, 3, 4 बड़े बड़े, एक और खुल गया आनंद विहार में, अभी राम विहार में सेट नाम का जिम खुला है अभी राम विहार में। आई नो हिम पर्सनली, उस बंदे को जिसका जिम है, तो वो भी आज ही ओपनिंग है। सो देयर आर लॉट ऑफ सच जिम जो बन रहे हैं। तो पहले एक फ्लोर का जिम था, फिर इन्होंने ट्रेंड लेके आया एक बिल्डिंग वाला जिम हो गया, करेक्ट बेटा। फिर 21 फिटनेस ने ट्रेंड को और मल्टीप्लाई कर दिया, जिम, है ना, अच्छा सा कैफे एंड एवरीथिंग, राइट बेटा, सब कुछ बढ़िया कर दिया, राइट बेटा। अब और बड़े ग्रैंड जिम आएंगे, मतलब इससे कम नहीं आ सकते। अब या तो बिल्डिंग होगी, या 2 बिल्डिंग होगी, या 2 स्टोरीज होंगी, सो एंड सो, करेक्ट बेटा। इस तरीके से आएंगे। रीजन मीन क्योंकि बिजनेस में जब कुछ ऐसा आ जाता है तो लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं, राइट। रिलायंस का ऐसा नहीं हुआ। रिलायंस और टाटा को एक फायदा मिला, 1990 तक इनमें ब्लेम रखते रहे, 1990 में इनमें ब्लेम लगता रहा कि यार ये लोग ना एक्सटेंसिव यूज करते हैं रिसोर्सेज का। ये लोग क्या करते हैं, लाइसेंस मिलता है 1000 का, माल बनाते हैं 10,000 का। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने कहा ये रोज रोज के ड्रामे से बचाते हैं इनको, करेक्ट है, इनको बड़ा बनाते हैं, और इकोनॉमी भी जब ग्रो करेगी, जब लोग बड़े बनेंगे, राइट, तो लाइसेंस ही हटा दिया। अब क्या हुआ, बाजार में कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, पहले लाइसेंस रोकता था, अब तो लाइसेंस भी नहीं था, राइट। सो एकदम इनको बूम मिला, और एलपीजी के बाद ये दोनों कंपनीज बहुत बड़ी कंपनीज बन गई। कौन कौन सी? टाटा एंड रिलायंस। सो देयर मेन रीजन इज दैट दे यूज द एलपीजी इन द राइट वे, है ना, उनको सही टाइम पर, सही जगह पर, सही पॉलिसी मिली, और उस पॉलिसी का बहुत बड़ा एडवांटेज उनको मिल गया, राइट बेटा। दैट फर्स्ट मोर एडवांटेज जो हम बोलते हैं ना, सो दे एंटर इनटू एवरी इंडस्ट्री एज अ फर्स्ट मोर एडवांटेज, एंड दैट इज व्हाई दे आर सो बिग, करेक्ट बेटा। सो इंडिया इतने बिग हो गए हैं कि अब जिसको मर्जी चाहे उसको बुलाए नचाए, है ना, करेक्ट बेटा। इंडिया विटनेस द ग्रोथ ऑफ सम इंडस्ट्रीज बिफोर इंडिपेंडेंस, द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ इंडिया इज ऑफ विच इज टाटा, आयरन स्टील कंपनी, टेस्को। इंडिया ऑल्सो विटनेस द ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल मिल्स एंड उसके ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स, राइट बेटा। महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल वर एरियाज वेयर कॉटन एंड जूट इंडस्ट्रीज वर सेटअप। आई डोंट नो कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, पर एक चैप्टर है हिस्ट्री में, उसमें लिखा है कि कॉटन जूट की पहली मशीन थी गुजरात में आई थी, राइट बेटा, करेक्ट है। अपार्ट फ्रॉम दीज इंडस्ट्रीज सम अदर इंडस्ट्रीज आल्सो स्टार्टेड ऑपरेटिंग एज आर शुगर, पेपर एंड सीमेंट, करेक्ट बेटा। और आप ये सब पढ़ लो, इन सारे बड़े नोटेबल बिजनेस रिलायंस है आज भी, सारे बड़े नोटेबल, है ना, स्टार्टेड फ्रॉम कपड़ा टू एवरीथिंग पॉसिबल, कर बेटा, हर चीज। अब तो हाथी भी रखते हैं वो अपने पास, ये नया आया उनके पास, कर बेटा। हाँ नहीं, अबे पागल है क्या, ऐसे मत बोल भाई, कॉन्ट्रैक्ट स्टेटमेंट है, मोदी अंकल खुद मारेंगे। यस बेटा, अनंत नहीं बेटा, वन तारा नाम का उन्होंने एक इवेंट शुरू किया है, मतलब एक एनजीओ है उनका। चलो, व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डिइंडस्ट्रियलाइजेशन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो बार बार वो मिलेगा, राइट बेटा, और फिर बार बार आंसर देना आसान रहेगा। टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड डिइंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द ब्रिटिश वाज ऑब्टेनिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया एट रॉक बॉटम प्राइसेस। क्या ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, डबल अटैक, है ना, फार्मर्स से फोर्सफुली सस्ते दाम पर रॉ मटेरियल परचेज कर लो, और उससे ब्रिटेन जाकर फिनिश गुड्स बना के वही मार्केट में बेच दो। सेलिंग द फिनिश गुड्स इन इंडिया एंड देयर बाय मेकिंग इंडिया अ मार्केट फॉर सेलिंग आइटम प्रोड्यूस बाय ब्रिटिश
इंडस्ट्रीज। इजी चल रहा है, बढ़िया। 4-5 क्वेश्चन मेरे को याद हो गए कौन कौन से मैंने पढ़ाए। व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ देयर पॉलिसीज एंड इम्पैक्ट्स, आपको याद हो रहा है बेटा? साथ साथ सुनाई दे रहा है कुछ मैं बोल रहा हूँ? कुछ तू जिंदा ही नहीं हो पाता क्लास में 2-3 घंटे तक। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या था बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 क्या था मेरे बच्चों? स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था बेटा? है ना, नेम सम दोज मॉडर्न इंडस्ट्री व्हिच वर देयर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस नेम्ड एज टाटा, टिस्को। करे बेटा, टिस्को कहाँ थी? हर जगह जो भी बिजनेस थी, गुजरात में है ना, हमने बिजनेस कौन से? सीमेंट में है ना, करे बेटा, शुगर में, टेक्सटाइल में, धीरे धीरे बढ़ता गया। कर बेटा, वंस वी आर डन विद दिस, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्या पढ़ा बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 था व्हाट वाज द टू फोल्ड मोटिव। तो पहला है कि हमें सस्ते में रॉ मटेरियल चाहिए। कौन कह रहा है ये? ब्रिटिशर्स। सस्ते में क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। और महंगे में वही प्रोडक्ट किसको बेचेंगे? इंडियन कंज्यूमर्स को। कितने बच्चों को बेटा? कर बेटा, सो दैट वाज द टू फोल्ड मोटिव, राइट बेटा। द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वर रूइंड अंडर ब्रिटिश रूल। कर बेटा, डू यू अग्री विद दिस? यस, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट वाज रूइंड बाय द ब्रिटिश रूल। क्यों भाई? द फॉलोइंग पॉइंट्स इन एग्रीमेंट टू दिस स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 1, द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड अ डिस्क्रिमिनेटरी, ये क्या है ना, व्हाट डज इट मीन बेटा? सो दे इंट्रोड्यूस अ पॉलिसी जिसमें बेटा दोज हु आर राइटिंग द आंसर्स, मैंने उनको आंसर के लिए कहा ही नहीं कभी भी। आई एम जस्ट सेइंग, जस्ट मेंशन द क्वेश्चन, राइट बेटा। सो मैं जब क्वेश्चन लिखने के बोलता हूँ, आप सिर्फ क्वेश्चन लिखो, बाद में खुद कुछ पॉइंट्स बना के आंसर लिखना, ठीक है? रादर देन ओपनिंग द बुक एंड रीडिंग द बुक, ट्राई टू लिसन दिस पार्ट, देन ओनली यूल बी एबल टू रिमेंबर। क्लियर है? नॉट ओनली फोकस ऑन राइटिंग द क्वेश्चंस एंड आंसर्स, इसमें काम नहीं करना, सिर्फ साथ साथ जब मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ साथ साथ आपने क्वेश्चन लिख लिया, बस छोड़ देना, ठीक है? पूरा फोकस वहाँ चला जाएगा तो यहाँ पे काम खराब हो जाएगा, पूरा यहाँ जाएगा तो वहाँ काम खराब हो जाएगा। सो यू नीड टू डिवाइड इट वेरी सिस्टमैटिकली, ठीक है बेटा? क्या क्वेश्चन है मेरे बच्चों? क्या क्वेश्चन है बेटा? बताओ बच्चे, कर बेटा। तो क्या हमारी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को रियून किया गया? यस। आपको बताना है कैसे हुआ, तो पॉइंट नंबर 1 है बेटा, द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड अ टैरिफ डिस्क्रिमिनेटरी। डिस्क्रिमिनेटरी क्यों बेटा? सो व्हेन वी आर एज इंडियन प्लेयर, करे बेटा, और इंडियन बिजनेसमैन एक्सपोर्टिंग आवर प्रोडक्ट, द टैक्स वर वेरी हाई। कितने बच्चों को ये बात समझ आई बेटा? रिजल्ट कर बेटा। बट व्हेन दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट टू अस, राइट बेटा, व्हिच मींस व्हेन दे आर इंपोर्टिंग देयर प्रोडक्ट टू इंडिया, द टैक्स वर वेरी, कर बेटा। सो बाय दैट वे अल्टीमेटली हमारा एक्सपोर्ट डिस्करेज होता गया और उनका इंपोर्ट एनकरेज होता गया। पॉइंट नंबर 1 बेटा, द ब्रिटिश हैड इंट्रोड्यूस्ड अ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी व्हिच लेड टू अ हाई एक्सपोर्ट टैरिफ ऑन इंडियन मेड, कर बेटा, आप इंडियन मेड प्रोडक्ट बाहर भेजोगे तो टैक्स ज्यादा लगेगा, राइट बेटा, विच मेड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स हाई इन इंटरनेशनल मार्केट। अब इससे क्या होगा? इंटरनेशनल मार्केट मतलब चाइना, पर्शिया, श्रीलंका और भी बहुत सारी कंट्रीज, राइट बेटा, उन सब में पहले इंडियन प्रोडक्ट वर वेरी फेमस। रोम में तो लोगों को ना ऐसा शौक हो गया था, करेक्ट है, ऐसा हिस्ट्री की बुक्स में बताया गया है कि वो कारपेट्स बनाते थे इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से, और बड़े बड़े इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से कारपेट्स खरीदते थे, राइट? बट एक्चुअली टैरिफ बढ़ने की वजह से प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव हो गया। अब वही प्रोडक्ट क्लोन बना के, सब्स्टिट्यूट बना के किसने बेचना शुरू कर दिया बेटा? ब्रिटिशर्स ने, कर बेटा। दैट लेड टू लेस डिमांड ऑफ इंडियन मेड गुड्स व्हिच एंडेड अप ruining दी क्या मेरे बच्चे? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। कितने बच्चों को पॉइंट नंबर 1 क्लियर बेटा? सो दे इम्पोज्ड हेवी टैक्सेस ऑन अस, एंड बिकॉज ऑफ दैट टैक्सेस जब बढ़ते हैं तो क्या बढ़ता है बेटा? हमारा कॉस्ट बढ़े। क्या बढ़ेगा बेटा? कॉस्ट। एंड प्रोडक्ट क्या हो गया? लेस डिमांडिंग। क्या हो गया बेटा? लेस डिमांडिंग। पॉइंट नंबर 2 बेटा, एज ब्रिटेन बिगेन इंपोर्टिंग ड्यूटी फ्री, अब खुद का माल ला रहे हैं वो ड्यूटी फ्री में, राइट बेटा? इससे क्या हुआ? फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया द डिमांड फॉर लोकली मेड गुड्स स्टार्टेड डिक्रीजिंग एज द मैकेनिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स वर मच चीपर व्हिच रिजल्ट्स इन रूइनिंग द मार्केट फॉर हैंडीक्राफ्ट। अब पहले तो हमारा माल बाहर नहीं जाने दिया, करेक्ट है। दूसरा, इंडिया में भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, दैट टू विद नो टैरिफ, मतलब ड्यूटी फ्री, टैक्स नहीं लगेगा, इंपोर्ट पर टैक्स, राइट बेटा। दैट मेक आवर प्रोडक्ट कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव इन लोकल मार्केट आल्सो। तो पहले इंटरनेशनल मार्केट गई, फिर लोकल मार्केट हमारे हाथ से गई, राइट बेटा। पॉइंट नंबर 3, द प्रिंसली स्टेट्स, ये क्या होता है बेटा? सो देयर वर मेनी सच प्रिंसली कोर्ट्स बेटा, जो पहले थे, जो हमारी बातें सुनते थे। जैसे आई डोंट नो, क्या आपको पता नहीं पता, पटियाला पहले एक राज्य था जहां पर एक राजा थे, करेक्ट बेटा, जिनके एंसेस्टर्स आज भी पंजाब में रहते हैं, करेक्ट है। और वहां पे कोई राजा जी बैठते थे और वो पूरा का पूरा पटियाला चलाते थे। ऐसे कितने ही सारे छोटे छोटे राज्य थे, राइट बेटा, जिनके पास अपना कोई ना कोई प्रिंस था, राइट बेटा। तो प्रिंसेस स्टेट में क्या होता है? ध्यान से देखो, द प्रिंसेस स्टेट ऑफ इंडिया यूज्ड टू प्रोवाइड पैट्रोनेज टू लोकल आर्ट। वो उनको पैट्रोनेज मतलब आप सब्सिडी समझ लो, राइट बेटा, हेल्प समझ लो, राइट बेटा, देते थे हैंडीक्राफ्ट। बट ब्रिटिश रूल द प्रिंसेस स्टेट्स वर रूल्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। सो स्लोली दे डिस्ट्रॉयड एवरी प्रिंसली स्टेट, उन्होंने उसको अपने अंदर ले लिया, राइट बेटा। तो वहां से पैट्रोनेज का चांस खत्म हो गया, which thus resulted
in a decrease in demand for the Indian made goods. Slowly the Indian handicraft lost the market. इससे अल्टीमेटली क्या हुआ, वो अपनी मार्केट को खो बैठे. 3 पॉइंट मेरे को समझ आ गया बेटा हैंडीक्राफ्ट के बारे में, है ना. मैं डेफिनेटली तीनों पॉइंट दोबारा बताऊंगा बेटा. पॉइंट नंबर 1 क्या था मैं भूल गया यार, है ना. दे इम्पोज द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. अच्छा देखो, ये सब कुछ ना 12th के बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये तो एटलीस्ट अपने आप करेंगे. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? करेक्ट है. देयर इज नो सच थ्योरी टीचर दोज वर सेइंग कि चैप्टर पढ़ाए दो फिर आ जाना क्वेश्चन आंसर पढ़ा दूंगा. नो वन इज एक्चुअली डूइंग दिस. रीजन बीइंग दे एक्सपेक्ट कि 12th का बच्चा मैच्योर होता है यार, क्वेश्चन आंसर तो पढ़ लेगा. राइट बेटा, आई एम एक्चुअली कमिंग टू सच ग्राउंड लेवल कि यार मैं ये भी करा देता हूँ, तुम इसके बाद भी नंबर ले आओ किसी भी तरीके से. राइट बेटा, फॉर व्हाट, मतलब एग्जैक्टली मुझे इससे क्या एक्स्ट्रा मिलने वाला है ना. सो माई ओनली मोटिवेशन इज कि यार किसी भी तरीके से ना आप किसी भी एक स्टेप पीछे ना रह जाओ एज कम्पेयर टू एनी अदर स्टूडेंट. राइट बेटा, फॉर दैट वी नीड 2 थिंग्स. पहली क्या कि मैं मोटिवेशन चाहता हूँ. अगर मैं ही सोच के आऊँ कि चलना बेकार बच्चे मैं नहीं पढ़ा रहा, चलना यार ठीक है यार चल पढ़ाया, चल बेटा कर लो जो तुम्हें करना है, तो डेफिनेटली चीज़ें खराब हो जाएंगी क्योंकि मेरा मोटिवेशन नहीं होगा. दूसरा सबसे क्रूशियल क्या है, मैं तो अपना मोटिवेशन भी बना लूंगा, आपका भी एनकरेजमेंट दिखे. राइट, क्लास सुबह 9 बजे हो या 7 बजे हो या 8 बजे हो, ये आपको मैनेज करना है. आप करें बेटा, आप रात को 4 बजे मत सो अगर 9 बजे सुबह क्लास है तो, एग्जाम्पल में. करेक्ट है, आप आ गए दैट डजंट मैटर. आप आके इतनी भसुंडी शक्ल बना के बैठे रहेंगे, है ना. मैं नॉट मार्किंग यू ओनली. करेक्ट बेटा, मैं आपको नहीं बोल रहा सिर्फ. करेक्ट बेटा, अगर ऐसे बैठे रहेंगे कि कब खत्म होगी टैरिफ पॉलिसी तो फिर कोई क्लास का फायदा नहीं बेटा. सो यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ द क्लास. हर्षित भाई सही कह रहा हूँ ना, आप बोलते हुए दिखें. करेक्ट बेटा, और सारे पार्ट ऑफ द क्लास. राइट बेटा, देयर आर मेनी सच दोज आर नॉट इन द क्लास. यू नो व्हाई? क्योंकि उन सब ने सब क्वेश्चंस भी कर लिए प्लस के बाद एडुकेट की बुक भी कर ली, है ना. मतलब मेरे जो, मैं ऐसे चमकाता नहीं हूँ क्लास के अंदर, पर टेस्ट स्टूडेंट वाले बच्चों को मैंने एडुकेट की बुक भी कराई है अलग से कि नहीं एक बुक और करो और कुछ क्वेश्चन करो. राइट बेटा, वाई सो? बिकॉज आई बिलीव कि उन्होंने ये क्वेश्चन कर लिए होंगे, दोबारा इनको नहीं पढ़ा सकता ये क्वेश्चन. एडुकेट की बुक करी हमने कुछ चैप्टर्स की. राइट, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया, सो दैट अल्टीमेटली वो और कुछ एक्स्ट्रा कर पाए. सो आई रियली वांट टू गो टू दैट लेवल विद यू गाइज ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं है कि आपके साथ वहां जाऊँ. कर बेटा, बट फॉर दैट आई नीड योर पार्टिसिपेशन. बार बार फोन पे हाथ जाएगा, बार बार आप मोटिवेशन नहीं पढ़ोगे तो कोई मजा नहीं आएगा. मुझे 3 पॉइंट याद होगा. पॉइंट 1 है डिस्क्रिमिनेट टैरिफ पॉलिसी. पॉइंट नंबर 2 है उन्होंने खुद का प्रोडक्ट बनाया है ड्यूटी फ्री. क्या बना दिया बेटा? हमारे पे टैक्सेस ज्यादा, अपने पे नो टैक्स, जिससे पहले इंटरनेशनल मार्केट गई बाद में लोकल मार्केट गई. पॉइंट नंबर 3 क्या है बच्चे? प्रिंसली स्टेट्स. सो लेट्स से कि आपके पहले ऐसे मैं नहीं बोलूंगा, एग्जांपल थोड़ा गलत हो जाता. लेट्स से कि मेरे पहले, लेट्स से क्या है भी ऐसे ही, लेट्स से मेरे पहले पापा थे. राइट बेटा, सो दैट टाइम आई वाज अ दैट डिफरेंट काइंड ऑफ बॉय. राइट, जिसको नहीं करता था, पैसा गया भाड़ में, जो मन करेगा वही काम करेंगे. राइट बेटा, रात को देर तक पियेंगे, सुबह देर तक उठेंगे, मतलब सारी मस्ती थी. राइट, रीजन बीइंग क्योंकि बिलीव होता है कि यार देयर इज समवन टू लुक आफ्टर, है ना, कोई है जो घर को देख रहा है. राइट बेटा, अपने को टेंशन नहीं होती. मतलब व्हेन ही वाज इन कैंसर इवन देन मैं पार्टी वार्टी कर लेता था, मुझे मतलब डर नहीं लगता. मुझे लगता था कि यार ऐसा थोड़ी होता है, बीमारी ठीक हो जाएगी. करेक्ट है. फिर जब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार अब आई कैन लॉस्ट हिम, तब मैं थोड़ा सिंसियर हुआ. अब ये मेरा सिंसियर वर्जन है, सच बता रहा हूँ. मतलब अब जो मेरा वर्जन है वो थोड़ा सिंसियर वर्जन है. करेक्ट है, इसमें भी मस्ती दिखती होगी आपको, पर ये थोड़ा सिंसियर वर्जन है. पहले तो मैं बहुत ही ब्लंट मस्ती वाला बंदा था. तो NSC नाम का एक सेंटर वहाँ पढ़ाता था, तो वहाँ पर एक 12th का बैच था. बोर्ड एग्जाम में 25-20 दिन बचे होंगे. उन बच्चों को मैंने प्रॉमिस किया कि 3 दिन लगातार ये रिवाइज करेंगे वो रिवाइज करेंगे. एंड दो 3 डेज विदाउट इवन टेलिंग देम कि मैं क्या कराऊंगा, मैं ऋषिकेश में था, है ना. बिल्कुल बताया नहीं मैंने. 3 दिन बाद वापसी आया तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे एकदम आग बबूले हुए पड़े थे, पर मुझे आता था वो भी ठीक करना. मैं गया सबके पैर छुए, मैंने बोला कि घर में बहुत समस्या थी. करेक्ट है, मेरे पापा को ऐसे प्रॉब्लम है, मतलब मेरे को सब आता था. पहले कैसे हो जाता था यार, और मैं सब मैनेज कर लेता था. पर तब मैं था ही ऐसा. तब मैं सुबह 9 बजे नहीं उठता था क्लास के लिए. तब मैं नहीं करता था ज़्यादा काम. मुझे लगता था काम नहीं करना चाहिए, ज़्यादा मजे करने चाहिए, है ना. तब मैं क्लबिंग करता था बहुत एक्सेल लेवल पे. मतलब इतना मजा आता ना क्लब जाने में, इतना मजा आता था पूछो मत. राइट, अब मुझे 4 साल हो गए हैं, मैं देख किस तरह पढ़ता क्लब मुझे पता भी नहीं है. राइट बेटा, अब बच्चे मॉर्निंग जाते हैं, मुझे गुस्सा आता है कि यार हमारी उम्र पता नहीं कैसी हो गई है. करेक्ट है, अब हम मंदिर जाते हैं ट्यूसडे को. करेक्ट है, संडे को भैरव बाबा, इस तरीके का. राइट, तब कारोबार का सिस्टम, हमारा काम ही में नहीं था. वैसे पूछ रहा आप क्या करते हो, मैं कर कारोबार, दैट कारोबार, है ना. तो वही जीवन था. पर अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. कई साल हो जाते हैं अभी, क्योंकि आपको कभी ना कभी सिंसियर होना पड़ता है. क्यों होना पड़ता है? बिकॉज व्हेन यू सी दिस देयर इज नो वन टू लुक आफ्टर, तो आपका तरीका थोड़ा सा लाइफ का बदल जाता है. सो प्रिंसली स्टेट वर दैट स्टेट्स जिसमें छोटे छोटे राजा थे. वो राजा ना उन आर्टिस्ट को प्रमोट करते थे. आई डोंट नो कि आपने पुरानी कहानी सुनी नहीं सुनी है भारत के बारे में, पर भारत में राजा अपने यहाँ पे आर्टिस्ट रखते थे कि कभी कोई काम पड़ जाए. करेक्ट है, उन आर्टिस्ट को वहां से सैलरीज मिलती थी. आई एम श्योर कि आपने कभी सुना होगा. राइट बेटा,
और वो आर्टिस्ट वहाँ सैलरी से मिलने से क्या होता था बेटा, प्रमोट होते थे, मतलब दे हैव एटलीस्ट दैट बेसिक नीड पूरी होने का जुगाड़ कर रहे बेटा। बट देन धीरे धीरे वो राजाज भी खत्म हो गए। कहाँ खत्म हो गए? वो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, है ना, मिल गए, ईस्ट इंडिया कंपनी मिल गए, राइट बेटा, तो वो सोर्स भी गए हो। पॉइंट नंबर 4 नहीं है हमारे पास, वेरी गुड। तो 3 पॉइंट कौन कौन से बेटा जल्दी बताओ? डिस्क्रिमिनेटरी, वेरी गुड बेटा, आपको याद होना चाहिए डिस्क्रिमिनेटरी व्हाट बाय टैरिफ पॉलिसी, एंड देन ड्यूटी फ्री इंपोर्ट। सो मैंने इसको अब और थोड़ा बड़ा कर देता हूं, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी डिस्ट्रॉयड आवर इंटरनेशनल मार्केट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट डिस्ट्रॉयड आवर लोकल मार्केट, एंड प्रिंसली स्टेट्स वाज द लास्ट होप जिससे मिलती थी पेट्रोनेज। क्या मिलती थी बेटा? कर बेटा, वो भी हमारी गई। कितने बच्चों को क्लियर बेटा? इज राइट। सो व्हाट क्वेश्चंस वी आर डन विद? आई एम डन विद, आप सुनना ध्यान से कौन कौन से क्वेश्चन मैंने कराया। व्हाट वाज द मेन फोकस, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हमने था नेम, है ना, फिर 3 स्टैग्नेशन, चौथा कौन सा बड़ा कंपनी है, टिस्को। 5वां क्वेश्चन क्या था यार? टू फोल्ड मोटिव, एंड द लास्ट वन कैसे हमारा कौन सा इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गया। कितने बच्चों को क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 7 कर बेटा। क्या हमें सीरीज कंटिन्यू करनी है? अभी तक लग रहा है तुमको ये वाई बारी है क्या? ऑल चैप्टर्स शुड बी डन लाइक इन दिस वे और नॉट? जल्दी बताओ। What objective did the British intend to achieve through their policies of infrastructure? अब ये स्पेसिफिकली इसके बात कर रहा बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर। So during British rule over India, there was lot of infrastructure changes in the country, but all these changes were only done to serve the cause of British Empire. ऐसा नहीं कि रेलवे बनाया तो हमें कहा कि जाओ घूम लो उसमें, ऐसा थोड़ी रेलवे बनाया तो हनीमून के लिए ऑन कर दिया कि जाओ जाओ हो जाओ बेटा मनाली कर बेटा। डेवलपमेंट वॉज सीन इन ट्रांसपोर्ट, हमने देखा, कम्युनिकेशन में देखा, रोड्स हेल्प्ड इन फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू पोर्ट्स वेयर इट विल बी शिप्ड फॉर इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। हमने डेवलपमेंट देखा, लेकिन उसका पर्पस बड़ा क्लियर था। इन अ सिमिलर वे रेलवेज वर स्टार्टेड फॉर द ट्रांसपोर्टिंग फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, राइट बेटा। द रेलवेज हैव बीन वाइडनिंग द रीच ग्लोबल या गुड्स across India. Post and telegraph were developed to increase the effectiveness and reach of British administrator in India. So it can be said that although there was growth infrastructure, it was only for the British Empire and not for India. क्या क्या बनाया उन्होंने? रेलवे बनाया ताकि वो गुड्स को स्प्रेड कर पाए, करे बेटा। क्या बनाया? टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन, राइट बेटा, सो दैट वो इजीली चीज़ों को रीच कर पाए, राइट बेटा, या चीज़ अच्छे से ट्रांसमिट कर पाए, राइट बेटा। तो देयर मेन फोकस वॉज टू हेल्प देमसेल्व्स रादर देन अस, करे बेटा। तो हम दोबारा एक बार पढ़ लेते हैं। पहले बनाया क्या बेटा? रोड्स हेल्प इन फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू पोर्ट्स। रोड से हमने डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री से पोर्ट्स तक माल पहुंचाया, करे बेटा, वेयर इट बी शिप्ड फॉर इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। In a similar way, railways were developed for transporting finished goods from Britain to different parts of the country, right बेटा। The railways have been widening the reach of goods across India। और दो चीज हो गई ना, पहले क्या था? रोड्स, दूसरा क्या था? रेलवेज। अब पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर डेवलप टू इंक्रीज द इफेक्टिवनेस एंड रीच ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? जो उनको मैनेज कर रहा है, एडमिन है, करे बेटा, उसके मैसेज को आराम से हर जगह पहुंचा पाए, राइट बेटा। माने क्लियर है कि नहीं है ना। यू जस्ट नीड नॉट टू फोकस ऑन राइटिंग ओनली बेटा, दोनों काम साथ में करना है, राइट बेटा। क्रिटिकली अप्रेज दी सम ऑफ द शॉर्टफॉल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 1-2 क्वेश्चन के बाद आपका यह हाल हो जाएगा, हर पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको अब आता होगा, राइट बेटा। देन विल बी एंडिंग चैप्टर नंबर 1। क्रिटिकली अप्रेज सम ऑफ द शॉर्टफॉल्स ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी परस्यूड बाय द इंडियन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। हमें क्या करना है बेटा? अप्रेज करना क्या होता है कि हमें उसके बारे में बात करनी, राइट बेटा। द एम ऑफ ब्रिटिश रूल टू वाज टू मेक इंडिया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल टू फीड इंडस्ट्रीज बैक इन ब्रिटेन। क्या ये आपको पता है ऑलरेडी बेटा, है ना। एंड प्रेजेंट इंडिया एज अ वर्जिन मार्केट फॉर दी, ये भी पता है हमको कि इंडिया को लोकल मार्केट यूज करो सो दैट अल्टीमेटली यहाँ पे आराम से माल बेच पाए। द पॉलिसीज क्रिएटेड बाय देम वर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन वाव, ये तो हमें पहले ही आता था, राइट बेटा। पॉइंट 1 पढ़ना, ब्रिटिश ने नेग्लेक्ट किया डेवलप करने को, किसको? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अब मैं आपसे पूछूं कैसे किया, तो आप बोलना बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेस। इंडियन इंडस्ट्री सफर्ड फ्रॉम लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, किसमें? मशीनरीज में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल 1850s के टाइम पर, यस दैट्स व्हाट आई वांट, 1850s के टाइम पर सारी जगह पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, है ना, स्पेशली ब्रिटेन में, करे बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम था। आई डोंट नो कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, एक चैप्टर था हिस्ट्री में 10th में, इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्ल्ड, करे बेटा, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी 1850s, करेक्ट। टाइटल मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये क्लैरिटी थी कि हम ना हर पर्टिकुलर जगह पर ना मशीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स है उसको मशीन मेड प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट बेटा। बट क्या ये इंडिया में हुआ?
1950 तक भी नहीं हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद हमने वो ट्राई किया जब हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने बनाई। और सच बताऊं तो इसी वजह से ही आज भी इंडिया का सेकेंडरी इंडस्ट्री उतना बड़ा नहीं है, क्योंकि वी आर सो लेट करे बेटा इन इंट्रोड्यूसिंग दी मशीन्स करे बेटा। व्हाई डू यू अंडरस्टैंड दी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ड्रेन ऑफ इंडिया, मुझे अच्छे से आता है। ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, तो ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ का मतलब है कि वट एवर दी पैसा दे मेड बाय एक्सपोर्टिंग आवर गुड्स, दोबारा बोलो मेरे साथ, वट एवर दी पैसा दे मेड बाय, है ना, वो सरप्लस जो हुआ उन्होंने उसको री इन्वेस्ट नहीं किया। क्या नहीं किया बेटा? री इन्वेस्ट कर बेटा। वो री इन्वेस्ट करना नहीं तो क्या करा उन्होंने बेटा? पॉइंट नंबर 1, उन्होंने अपने लिए एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें बढ़ाई कर बेटा, ऑफिस से सेटअप करे कर बेटा, और क्या करा, है ना, पैसा लगाया वॉर में, किसने लगाया बेटा? वॉर में। और लास्ट में उन्होंने बहुत सारी चीजें अपने लिए क्या करी बेटा? इंपोर्ट। सो दीज वर दी पॉइंट्स जो अल्टीमेटली हमको बता रहे हैं कि वो सारा पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ। चैप्टर इज गोइंग टू एंड वेरी सून कर बेटा, वेरी वेरी सून। एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे, देन आई वांट ऑल दी क्वेश्चंस टू बी रिपीटेड करे बेटा, सारे क्वेश्चंस के आंसर शॉर्ट शॉर्ट में रिपीट करेंगे राइट बेटा। विच इज रिगार्डेड एज द डिफाइनिंग ईयर टू मार्क द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है पॉपुलेशन के बारे में राइट बेटा। तो जनरली 1921 से पहले भी सॉ कि जो डेमोग्राफिक है वो कभी राइज कर रहा था, मतलब कभी बर्थ रेट डेथ रेट बहुत ज़्यादा था और कभी बहुत कम था। इट वॉज वेरी फ्लक्चुएटिंग बिफोर 1921, बट 1921 के बाद हमने देखा ट्रेंड की वो ऑलवेज राइजिंग था करेक्ट बेटा, इन अ वन डायरेक्शन था करेक्ट बेटा। तो हमने उसको बोला ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोला? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा? 1921। गिव अ क्वांटिटेटिव अप्रेजल ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल, तो ये डेमोग्राफिक के बारे में बात कर रहा है बेटा। क्वांटिटेटिव मतलब आपको क्या लिखना है बेटा? डेटा करेक्ट है। सो हाई बर्थ रेट वाज 48 पर 1000, हाई डेथ रेट वाज 40 पर 1000 रिस्पेक्टिवली। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था 218 पर 1000 विच इज वेरी हाई। इसका मतलब क्या होता है? तो क्लियर है ना? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 0 से 1 ईयर की एज में जिन बच्चों की डेथ रेट। अच्छा मैं एक बार के लिए दोबारा रोकता हूँ क्लास बेटा, दोज आर फोकसिंग ऑन दिस बेटा कि क्लास के एंड में सर देखेंगे इसलिए लिख लूँ, ये मत करो है ना। ट्राई टू लिसन एवरी आंसर, जस्ट नीड टू राइट क्वेश्चंस और कुछ लिखना। उसके बाद अगर आंसर आप चैप्टर अपने आप लिखोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू रिमेंबर दिस। अभी बुक में देख के आंसर लिख लोगे तो याद नहीं रहेगा करेक्ट है। जस्ट राइट डाउन द क्वेश्चंस एंड देन मेक योर ऑन पॉइंट्स करेक्ट बेटा। सिमिलर भी रहे तो भी आंसर बेटर हो जाएगा राइट बेटा। ओके इनकम मोर्टेलिटी कितना था? 218 पर 1000 विच इज वेरी हाई। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितना बेटा? 32 ऑन एन एवरेज। लिटरेसी रेट वाज बिलो 16%, उसमें से भी 7% सिर्फ कौन है बेटा? वुमेन करेक्ट मेरे बच्चे। तो ये हमारा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है। हाईलाइट दी साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, तो ऑक्यूपेशन में हमारे पास मेजर ऑक्यूपेशन किससे आता है बेटा? है ना, एग्रीकल्चर। किससे बेटा? एग्रीकल्चर। लिखा है ना क्लास 75% कहां से आ रहा है बेटा? एग्रीकल्चर से। आप पैराग्राफ 1 पढ़ोगे पूरा एग्रीकल्चर के बारे में है, पैराग्राफ 2 पढ़ोगे तो लिखा है कि एग्रीकल्चर में भी देर आर सेलेक्टिव स्टेट्स, देर आर स्टेट्स जैसे उसके नाम लिखे पंजाब, उड़ीसा, राजस्थान कर बेटा, हैड मोर पॉपुलेशन दैट वाज शिफ्टिंग टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। कितने बच्चों को क्लियर बेटा? इज राइट। 2 पॉइंट। पॉइंट 1 क्या था बेटा? मेजरली लोग आ रहे हैं कहां से बेटा? एग्रीकल्चर से। और पॉइंट नंबर 2 है मेजरली लोग वहां से आ रहे हैं तब भी इट वाज अ रीजनल बैलेंस, इट वाज रीजनल इम्बैलेंस कर बेटा, विच मीन्स कि कुछ रीजन्स में बहुत ज्यादा कुछ में बहुत कम। तो पंजाब वाज ऑलवेज वेरी फर्टाइल कर बेटा, पंजाब से। उड़ीसा वाज वेरी गुड कर बेटा, उड़ीसा से या राजस्थान से राइट बेटा। बट देन व्हाट अबाउट दिल्ली कर बेटा? नो एग्रीकल्चर। तो ये एक इशू रहा है बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर में कर बेटा, ऑक्यूपेशन सेक्टर में। देन वी हैव अंडरस्टूड सम ऑफ द इंडियाज मोस्ट क्रूशियल इकोनॉमिक चैलेंजेस। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा। हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन होने के बाद भी एग्रीकल्चर आउटपुट वाज वन फैक्टर व्हिच वाज ड्यू टू कॉलोनियल इंपैक्ट ऑन द कंट्री। ओनली आइटम्स दैट वर ऑफ मॉनेटरी इंपॉर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट वर ग्रोन। सिर्फ हमने फोकस किया कैश क्रॉप्स पर, बाकी माल नहीं बनाया। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिक्लाइन ऑफ हैंडमेड गुड्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन कम हुआ और हैंडमेड गुड्स भी बहुत कम हुए। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, मत लिख सुन तब तक। लो लेवल इंडस्ट्रियलाइजेशन डिक्लाइन हैंडमेड गुड्स राइट बेटा। लो लेवल्स ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लो एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं कर बेटा। एंड देन लो इन्फेंट मोर्टेलिटी, सॉरी हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रॉस अंडर एम्प्लॉयमेंट राइट बेटा। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? व्हेन यू आर नॉट गेटिंग द वर्क फॉर द रिक्वायर्ड आवर्स यू वांट कर बेटा। फॉर एग्जांपल 10 आवर्स का काम आप कर सकते हो बट यू आर गेटिंग द वर्क फॉर 2 और 3 आवर्स ओनली, दैट्स अंडर एम्प्लॉयमेंट राइट बेटा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, क्रूशियल चैलेंजेस पॉइंट नंबर 1 एग्रीकल्चर आउटपुट वेरी लेस, है ना। इंडिया में हैंडीक्राफ्ट ही चलता रहा, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया करेक्ट बेटा। लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन करेक्ट बेटा।
लो लेवल्स ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम, राइट बेटा, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, देन वी हैव हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट बेटा. When was the India's first census operation? 1881, कर बेटा, बाय ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मायो, कर बेटा. आजकल हम मोमोज के साथ खाते हैं इसको. इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. 2 क्वेश्चन बचे हैं बस हमारे पास, ये क्लियर है बेटा. सो बिफोर गोइंग फॉर दीज 2 क्वेश्चंस, मैं आपको मेजर क्वेश्चन सारे फिर बता रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 1 वाज ब्रिटिशर्स की पॉलिसी एंड देयर मेन फोकस, देयर पॉलिसीज एंड देयर इंपैक्ट्स. क्वेश्चन नंबर 2 वाज, है ना, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 सारे रिजल्ट. क्वेश्चन नंबर 2 वाज कौन से लेबल्ड इकोनॉमिस्ट ने पहली बार नेशनल इनकम निकाला, ठीक है, करेक्ट. VKRV राव, RC देसाई, है ना, देयर आर मल्टीपल, विलियम डिग्बी, दादाभाई नौरोजी, राइट बेटा, याद रहेगा आपको. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 वाज स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इट्स रीजंस, यही था ना. क्वेश्चन नंबर 4 वाज क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, है ना, नेम सम मॉडर्न इंडस्ट्रीज जिनका नोटेबल एफर्ट रहा है, राइट बेटा, नेम्ड एज टिस्को, क्या नाम है बेटा, है ना. इनिशियली गुजरात में इंडस्ट्रीज बहुत थी, राइट बेटा, अभी भी आजकल वो लीड ही कर रहा है हमको. क्वेश्चन नंबर 5 वाज 2-fold मोटिव बिहाइंड दी पॉलिसी, राइट बेटा. तो इट वाज वेरी सिंपल, सस्ते में माल लेंगे और महंगे में हमको ही देंगे. वट एवर द नंबर, 5 हो गया, 6 हो गया, 6 पे पहुंच गए ना हम, 6 हो गया ना. 6 नंबर वाज, यस बेटा, दोबारा बोलो एक बार, लाउडली बोलो. ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय क्यों हुई, कैसे हुई, वेरी गुड बेटा. क्वेश्चन नंबर 7 वाज कि क्या पॉलिसीज ने हैंडीक्राफ्ट को क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, कर बेटा, रीयून कर दिया, ऐसा लिखा होगा, राइट बेटा. 7 वाज, करेक्ट बेटा. सो व्हाई दे डेवलप सो मच ऑफ इंफ्रा इन इंडिया, तो आपको 3 वर्ड लिखने हैं, रोड्स, रेलवेज और कम्युनिकेशन. रोड्स ताकि वो गुड्स को आराम से ट्रांसपोर्ट कर पाए, रेलवेज ताकि वो ब्रिटेन आइटम्स को स्प्रेड कर पाए अक्रॉस द कंट्री, राइट बेटा. विद इन द एरिया ट्रांसपोर्ट करने के लिए रोड हो गया, अक्रॉस द कंट्री के लिए क्या हो गया, रेलवेज हो गया, और कम्युनिकेशन सो दैट वो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कर पाए. मुझे याद हो गए कीवर्ड्स हैं सारे, करें बेटा. और इफ यू आर राइटिंग कीवर्ड्स एंड दोस कीवर्ड्स आर मैचिंग विद द येलो पेपर्स, येलो पेपर्स क्या होते हैं, आंसर की, करें बेटा, देन यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स, कोई नहीं रोक सकता आपको, राइट बेटा. क्लियर है मेरे बच्चों. ओके, देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, क्या था बेटा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के शॉर्टफॉल्स क्या थे. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ड्रेन ऑफ इंडिया एज वेल, वेल नॉन क्वेश्चन, सबको आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, है ना, या उसके क्वांटिटेटिव डेटा, करें बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज प्रोफाइल को अप्रेज करना है, राइट बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज ऑक्यूपेशन सेक्टर में कैसे क्या क्या है, राइट बेटा, उसके 2 पॉइंट कौन कौन से. सो मेजर फोकस है प्री डोमिनेंस है एग्रीकल्चर का, और दूसरा पॉइंट है कि एग्रीकल्चर का प्री डोमिनेंस होने के बावजूद भी रीजनल बैलेंस नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, है ना, मोस्ट क्रूशियल चैलेंजेस, तो हमारा एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, इन्फेंट मोर्टेलिटी तो बहुत ज्यादा है, और क्या क्या है बेटा, प्रोडक्टिविटी कंपैरेटिवली बहुत कम है, और क्या है मेरे बच्चे, लिटरेसी रेट बहुत कम है, राइट बेटा. अनएम्प्लॉयमेंट है, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, राइट बेटा. हो गए 14 क्वेश्चन, राइट बेटा. नेक्स्ट वाज सेंसस, क्या बेटा, 1881 बाय वाइसरॉय एंड लॉर्ड मायो, करेक्ट बेटा. इंडिकेट द वॉल्यूम एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रेड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन और भी अच्छा है. तो इंडिया बिकेम अ मार्केट फॉर एक्सपोर्टिंग प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज शुगर, रॉ मटेरियल, इंडिगो, जूट एटसेट्रा. India also started importing finished goods like cotton, silk and woolen clothes along with machinery products in Britain. Britain served as the major market for imports of India, with food grains being the most imported item. अब ध्यान से दोबारा पढ़ते हैं बेटा. हम बोले India was a country with ample resources. During the colonial period, various products were produced in India like sugar, silk, jute, etc. The British government's restrictive policies on foreign trade, the export of products resulted in affecting the structure, competition and foreign ट्रेड वॉल्यूम इंडिया. जो उनकी पॉलिसीज थी उसकी वजह से हमारा स्ट्रक्चर और कंपटीशन दोनों चेंज हुआ. स्ट्रक्चर मतलब क्या क्या हम बेचेंगे, और कंपटीशन मतलब कितना कितना अपन बेचेंगे, राइट. द स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस वाज एज फॉलोज. पॉइंट नंबर 1, ये आसान आंसर है. अगर मैं जनरल बता दूं तो पहले अपन एक्सपोर्टर थे, अब अपन इंपोर्टर हैं. लैंग्वेज पढ़ते हैं. सो इंडिया बिकेम अ मार्केट फॉर एक्सपोर्टिंग प्राइमरी प्रोडक्ट्स सच एज शुगर, रॉ सिल्क, इंडिगो, जूट. तो अपन बन गए एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल,
कर बेटा इंडिया ऑल्सो स्टार्टेड इंपोर्टिंग फिनिश गुड्स लाइक कॉटन और बन गए इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ्स, राइट बेटा, along with machinery products in Britain. Britain served as the major market for imports for India, with food grains being the most imported item. Point number 2, Britain established a monopoly on foreign trade and when the Suez Canal, ये रास्ता है जिसको ओपन किया 1869 में, so that डायरेक्टली प्रोडक्ट ब्रिटेन पहुंच पाए, राइट बेटा. आज भी ये रास्ता बड़ा पॉपुलर रास्ता है, आई डोंट नो आप जानते नहीं जानते. इनफैक्ट 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले देयर वाज अ ह्यूज न्यूज़ कि इस रास्ते पर ट्रैफिक जैम हो गया था. अब आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा सुन के, ये है ना, ये वाटरवे है और वाटरवे से एक शिप जा रही थी और शिप वो वर्टिकल जानी चाहिए थी, वो टेढ़ी हो गई तो उसके लिए ट्रैफिक जैम हो गया. और उस शिप के अंदर, उसको इधर उधर भी नहीं कर सकते, उस शिप के अंदर कई मिलियन माल था. इट वॉज अ बिग शिप. उस शिप को 2-4 दिन, 5-10 दिन, 20 दिन, 25 दिन और फंसे रहने के बाद पूरे वर्ल्ड नुकसान होता है, इतना प्रोडक्ट था उसके अंदर, राइट. तो इसलिए वो ट्रैफिक जैम को जल्दी से ठीक किया गया. तो जिस वजह से हुआ था, थोड़ा सा ज़्यादा पानी का फ्लो होने की वजह से टेढ़ी हो गई, करेक्ट है, उसी से ठीक हुआ. कोई टेक्निकली नहीं कर पाया. थोड़ा सा पानी का फ्लो ज़्यादा नहीं हुआ तो टेढ़ी हुई, और थोड़ा सा पानी का फ्लो ठीक होने के बाद अपने आप ही क्या होगी, नेचुरली ठीक हो गई और वो चला गया, राइट. तो ब्रिटेन monopoly on foreign trade with the Suez Canal was opened in 1869. It helped in establishing a direct connection between India and Britain. This reduced the time necessary for transportation and so a result was more exploitation of the Indian market. All of India's trade was maintained by British, with more than half being traded to Britain and the remaining to China, Persia and. करे बेटा, मेरे पास बड़े क्लियर से आंसर है. पहला पॉइंट इसके लिए क्या बनाएंगे हम, नाउ वी आर बिकमिंग exporter of raw material and importer of finished goods. Now, point number 2, the entire monopoly control of foreign trade is in the hands of Britishers. Point number 2, right beta. And point number 3, so they exported our product to either Britain itself 50% or rest with China, Persia and Ceylon. कितने बच्चों को clear बेटा इस बात? What were their positive contribution? Point number 1, इनिशियली हमको लगा कि बेकार है पर पॉजिटिव था, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. Point number 2, India was forced to follow the free trade during colonial rule, which helped gain to क्या gain हुआ बेटा, foothold to compete with industries in Britain, also increase the volume of exports. Point number 3, establishment of railways positive था. 4, the promotion of English language, which helped to connect with the outside world. करे बेटा, ये बड़ा popular था, करे बेटा. और there was a market improvement in the monetary system. So before it was a barter system, they introduced what बेटा, monetary system. This is what we have in chapter number 1. करे बेटा. अब मुझे अपना चैप्टर 1 के बाद ये